दोस्तों नमस्कार। आप सभी लोगों का घटना चक्र नॉलेज पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शुरुआत करते हैं भौतिक विज्ञान की अगली क्लास यानी कि क्लास 5 में, जो रेलवे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पिछले वर्षों में बार बार पूछे हुए प्रश्न हैं, आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी पिछले एग्ज़ामों में पूछे हुए हैं और आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो शुरुआत करते हैं हम जहाँ से हमने कल क्लास को छोड़ा था, वहीं से 130 नंबर तक हमने कल पिछली क्लास में क्वेश्चन किए थे और आज हम शुरुआत करते हैं 131 नंबर क्वेश्चन से। तो शुरुआत करने से पहले आप सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कर दें। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का पहला प्रश्न है हमारा, सरल आवर्त गति में स्थित रहता है। देखते हैं क्या रहता है। ए आयाम, बी प्रत्यानयन, सी आवर्तकाल, डी गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, बात करते हैं इसके सही उत्तर की। तो हो जाएगा हमारा सी, सरल आवर्त गति में स्थित रहता है तो वह आवर्तकाल। देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। सरल आवर्त गति में वस्तु एक निश्चित बिंदु के दोनों तरफ एक समान रूप से गति करती है, इसलिए इस गति में आवर्तकाल, आवृत्ति तथा आयाम स्थिर रहता है। यानी कि आवर्तकाल, आवृत्ति तथा आयाम स्थिर रहता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कल्पना करें कि पृथ्वी के मध्य में उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को जोड़ते हुए एक छिद्र किया जाता है। उस छिद्र में एक टुकड़ा डाला जाता है तो क्या परिणाम निकल कर आएगा। ए, टुकड़ा बढ़ते हुए वेग के साथ घूमना प्रारंभ कर देता है। बी, पहले इसका वेग बढ़ता है लेकिन पृथ्वी के केंद्र पर पहुंचने पर इसका वेग घटकर शून्य हो जाता है। सी, टुकड़े की गति उसकी मात्रा पर निर्भर करेगी। डी, टुकड़ा केंद्र से आवागमन की गति करेगा। तो यहाँ पर सही उत्तर बताना है हमको। तो देखते हैं इसके सही उत्तर को कि कौन सा हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा हमारा डी, टुकड़ा केंद्र से आवागमन की गति करेगा। आगे देखते हैं इसकी व्याख्या को। पृथ्वी के अंदर निर्मित काल्पनिक सुरंग में छोड़े गए किसी पिंड की सरल आवर्ती गति होती है। अगला देखते हैं प्रश्न। जब एक कण रैखिक सरल आवर्त गति में रहता है, उसके गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। ए, रास्ते के प्रत्येक बिंदु पर। बी, माध्य स्थिति पर। सी, माध्य स्थिति से आधी दूरी पर। डी, छोर पर। तो यहाँ पर सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी, माध्य स्थिति पर। बढ़ते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। आप लोगों को व्याख्या से कुछ आसान होता है क्वेश्चन पढ़ना या समझना, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो हम अगले प्रश्नों में व्याख्या रखेंगे, वरना व्याख्या को नहीं रखेंगे तो हम टाइम थोड़ा सा बचा सकेंगे। इसलिए हम आपसे यही क्वेश्चन पूछते हैं कि इसमें अगले वीडियो में हम व्याख्या को साथ में लेकर आएँ या नहीं। कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो देखते हैं इसकी व्याख्या को हम। जब कोई कण रैखिक सरल आवर्त गति में रहता है तो माध्य स्थिति पर उसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, जबकि अंत बिंदुओं पर यह शून्य होती है तथा गतिज ऊर्जा महत्तम होती है। माध्य स्थिति पर स्थितिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है हमारा, किसी रॉकेट को पृथ्वी से पलायन के लिए न्यूनतम कितनी गति दी जाती है? ए 10 किलोमीटर प्रति मिनट, बी 11.2 किलोमीटर प्रति मिनट, सी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, डी 12 किलोमीटर प्रति मिनट। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा सी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। किसी रॉकेट को पृथ्वी से पलायन करने के लिए न्यूनतम कितनी गति दी जाती है? 11.2 किलोमीटर। यानी कि यह जैसे कि पृथ्वी है, पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण यहाँ से जाने के लिए किसी भी रॉकेट को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की तरफ दूर जाना होगा, तब यह इसके वायुमंडल से बाहर निकलकर जा पाएगा। देखते हैं इसके अगले व्याख्या को। पृथ्वी से किसी वस्तु के पलायन के लिए पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है, अतः रॉकेट को पृथ्वी से पलायन वेग के लिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड का वेग दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, किसी कक्षा के अलग उपग्रहों का छोटा हिस्सा अलग होता है तो ए सीधे पृथ्वी पर गिरेगा, बी सर्पिल गति से पहुंचेगा, सी अंतरिक्ष में घूमता रहेगा, डी पृथ्वी से दूर होगा। तो यहाँ हमको बताना है कि किसी कक्षा से अलग उपग्रहों का छोटा हिस्सा अलग होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी अंतरिक्ष में घूमता रहेगा। जैसे कि आप कभी कभी सुने होंगे कि उल्का पिंड गिरने वाला है, पृथ्वी पर गिरने वाला है, तो वह उल्का पिंड ही जो किसी कक्षा से अलग उपग्रहों का छोटा हिस्सा होते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ, या इसकी व्याख्या को देखेंगे एक बार। किसी कक्षा से अलग उपग्रह का छोटा हिस्सा अंतरिक्ष में उसी उपग्रह की कक्षा में उसी चाल से परिक्रमण करेगा। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला आता है? ए गुरुत्वाकर्षण, बी द्रव्यमान, सी संवेग, डी आवेगी बल। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर पूछा जा रहा है कि वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कोई भी वस्तु पृथ्वी के केंद्र की तरफ खींचती चली जाती है। आगे देखते हैं इसकी व्याख्या को एक बार। गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन कोई पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला आता है। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज सर्वप्रथम प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन द्वारा की गई। न्यूटन ने इससे संबंधित एक नियम भी प्रतिपादित किया। देखते हैं अगले प्रश्न को। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को कहते हैं। तो देखते हैं क्या कहते हैं। ए विभव बल, बी गुरुत्व बल, सी स्प्रिंग बल, डी प्रत्यास्थ प्रत्यानयन बल, ई गतिज बल। तो यहाँ पर देखें इसका सही उत्तर की क्या हो जाएगा। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो हो जाएगा इसका सही उत्तर हमारा डी प्रत्यास्थ या प्रत्यानयन बल। आगे देखते हैं इसकी व्याख्या को। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को प्रत्यास्थ या प्रत्यानयन इलास्टिसिटी या रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। प्रत्यास्थ
या इलास्टिसिटी किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु किसी विरूपक बल यानी कि डिफॉर्मिंग फोर्स के द्वारा उत्पन्न आकार अथवा आकृति के परिवर्तन का विरोध करती है, और जैसे ही यह विरूपक बल हटा लिया जाता है और वह वस्तु अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेती है, तो इसे ही इलास्टिसिटी कहते हैं या रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया है एक समान समतल आंगन पर सीधी रेखा में एक बक्से को खिसकने के लिए घर्षण के विपरीत किए गए कार्य की मात्रा अधिकांशतः निर्भर करती है। ए बक्से को खिसकाने में, बी बक्से को खिसकाने की दूरी पर, सी बक्से की गति पर, डी बक्से की गति की दिशा पर, ई इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी बक्से को खिसकाने की दूरी पर। देखते हैं इसकी व्याख्या को। सामान्यतः कार्य बल एवं विस्थापन का गुणनफल होता है। यह स्थिति संरक्षी बल यानी कंजर्वेटिव फोर्स की स्थिति में सत्य है। असंरक्षी बलों की स्थिति में यह किया गया कार्य वस्तु द्वारा तय किए गए पथ पर निर्भर करता है, न कि विस्थापन पर। घर्षण बल एक असंरक्षी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। इस स्थिति में बल के विरुद्ध किया गया कार्य वस्तु द्वारा तय किए गए पथ पर निर्भर करता है। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि किसी चल वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का योग शून्य हो तो यह वस्तु ए धीमी होकर रुक जाएगी, बी अपनी गति की दिशा बदल लेगी, सी समान रूप से त्वरण करती रहेगी, डी सतत वेग से चलती रहेगी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में हमको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है यदि किसी चल वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का योग शून्य हो तो यह वस्तु क्या हो जाएगा, सतत वेग से चलती रहेगी। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखेंगे, या इसकी सबसे पहले हम व्याख्या देखेंगे। दिया है यदि किसी चल वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का योग शून्य हो तो वह वस्तु वेग से चलती रहेगी, क्योंकि वस्तु पर कार्य करने वाला कोई बल प्रभावकारी नहीं है, इसलिए वह उसी चाल से चलती रहेगी। देखते हैं अगले प्रश्न को। यदि भार व आयास क्रमशः W व P हो तो यांत्रिकी लाभ यानी कि MA है। क्या हो जाएगा, ए P/W, बी में दिया है P/W, सी W/P, डी P²/W, ई इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा 140 का सी W/P। यहाँ पर देखते हैं इसके सॉल्यूशन को एक बार। यदि भार यानी कि लोड व आयास यानी कि एफर्ट क्रमशः W/P हो तो यांत्रिक लाभ क्या हो जाएगा, A/W/P। क्योंकि उत्तोलक द्वारा उठाए गए भार W तथा उस पर लगाए गए आयास P के अनुपात को उत्तोलक या यांत्रिक लाभ यानी कि मैकेनिकल एडवेंस ऑफ लीवर कहते हैं। एडवांटेज ऑफ लीवर
लेबर। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, किसी वस्तु का मोमेंट्स 20% घटा दिया जाता है तो के यानी कि काइनेटिक इंटेंसिटी में प्रतिशत कमी कितनी होगी? ए 44, बी 48, सी 40, डी 10, ई 36। तो यहाँ पर सही उत्तर बताना है कि किसी वस्तु का मोमेंट्स 20% घटा दिया जाता है तो काइनेटिक एनर्जी में प्रतिशत कमी कितनी होगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ई 36% घट जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यदि एक कण का वेग अपने आरंभिक मान का 1/3 कर दिया जाता है तो कण की गतिज ऊर्जा हो जाएगी? ए 9 गुनी, बी 1/9 गुनी, सी 3 गुनी, डी 1/3 गुनी। तो यहाँ पर हमको बताना है कि यदि एक कण का वेग अपने आरंभिक मान का 1/3 कर दिया जाता है तो कण की गतिज ऊर्जा हो जाएगी। यानी कि गतिज ऊर्जा में क्या अंतर आएगा? क्वेश्चन कहने का मतलब है कि अंतर हमको बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 1/9 गतिज ऊर्जा हो जाएगी। कण की गतिज ऊर्जा 1/9 हो जाएगी। 1/3 कम करने पर, यानी कि 1/3 के आरंभिक मान 1/3 कम कर दिया जाता है तो गतिज ऊर्जा में कितना फर्क पड़ जाएगा? 1/9 गुनी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी? ए mp, बी p² m, सी p³ m, डी p²/2m। तो क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है कि एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 144 प्रश्न का डी p²/2m। अगला प्रश्न देखते हैं। एक किलोग्राम मात्रा को 9.8 मीटर ऊंचाई तक उठाने में लगभग कितना कार्य किया जाएगा? ए 1 जूल, बी 9.8 स्क्वायर जूल, सी 9.8 जूल, डी 1/9.8 स्क्वायर जूल, ई 100/9.8 स्क्वायर जूल। और यह कहाँ पूछा गया है? आरआरबी भुवनेश्वर केसिंग इंस्पेक्टर परीक्षा 2005 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारे पास बी 9.8 स्क्वायर, 9.8 का होल स्क्वायर जूल। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि m द्रव्यमान के किसी पिंड को ऊंचाई h ऊंचाई तक उठाने पर किया गया कार्य पिंड में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो जाता है, अर्थात W बराबर PE बराबर क्या हो जाएगा? mgh, यानी W बराबर mgh निकल कर आ जाएगा mgh। यानी कि 1 किलोग्राम बराबर 1 किलोग्राम गुणे 9.8 प्रति मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर गुणे 9.8। तो आंसर निकल कर आ जाएगा हमारा 9.8 स्क्वायर जूल। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। किसी प्रणाली में कणों का भार केंद्रित होने वाले बिंदु को कहते हैं? ए दोलन का केंद्र, बी निलंबन का केंद्र, सी
द्रव्यमान का केंद्र, डी गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा डी गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं, या इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। सबसे पहले, किसी प्रणाली में समस्त कणों का भार जिस बिंदु पर संकेंद्रित रहता है वह उस प्रणाली का गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहलाता है, जबकि बिंदु जिस पर प्रणाली का समस्त द्रव्यमान केंद्रित रहता है उसे द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान होगा ए बढ़ जाएगा, बी घट जाएगा, सी और फिर घटेगा, डी स्थिर रहेगा। तो जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान स्थिर रहेगा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान किलोमीटर प्रति सेकंड में लगभग कितना है? ए 25, बी 1, सी 5, डी 11। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा डी 11। पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान किलोमीटर प्रति सेकंड में लगभग है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 11, यानी कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर प्रति सेकंड। देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। पृथ्वी की सतह से किसी वस्तु का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है और पृथ्वी पर कभी नहीं लौटता। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी तल से पलायन वेग होता है ए 11.2 मीटर प्रति सेकंड, सी 1.12 किलोमीटर सेकंड, बी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, डी 112 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। और इसमें थोड़ी सी बारीक सी गलती है, इस ऑप्शन को मत लगाना क्योंकि ए वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पर 11.2 मीटर प्रति सेकंड जो दे रहा है यहाँ पर होगा किलोमीटर प्रति सेकंड, इस कारण यह गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कोणीय वेग की सही इकाई है? ए मीटर प्रति मिनट, बी सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सेमी प्रति सेकंड, डी रेडियन प्रति सेकंड। तो यहाँ पर पूछ रहा है कोणीय वेग की सही इकाई क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी रेडियन प्रति सेकंड। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, या इसके सॉल्यूशन को देखेंगे एक बार। वृत्ताकार पथ पर गति करते हुए किसी पिंड का कोणीय वेग यानी कि W उसके कोणीय विस्थापन तथा समयांतराल के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात ओमेगा यानी कि डेल्टा थीटा बराबर अपन डेल्टा टी। कोणीय वेग का मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकंड। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे।
अगला प्रश्न है, एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग को एक स्टील की प्लेट जिसके मध्य में एक छेद है में कस कर लगाना चाहता है। इसकी अच्छी पकड़ तब होगी जब ए स्टील की प्लेट को सूखे बर्फ से ठंडा किया गया हो, बी पीतल का प्लग ठंडा और स्टील की प्लेट गर्म की गई हो, सी प्लग और प्लेट दोनों को उच्च तापमान पर गर्म किया गया हो, डी पीतल का प्लग गर्म किया जाए और स्टील की प्लेट को ठंडा किया गया हो। तो यहाँ पर सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारे पास बी पीतल का प्लग ठंडा और स्टील की प्लेट गर्म की गई हो। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न से पहले हम देखेंगे इसकी व्याख्या को एक बार। गर्म स्टील के प्लेट में बना छिद्र ऊष्मीय प्रसार के कारण बड़ा होता है। छिद्र में पीतल का प्लग डालने के बाद जब स्टील की प्लेट ठंडी होती है तो उसका संकुचन होता है और प्लग छिद्र में जकड़ उठती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसी पिंड के वेग समय का ग्राफ सरल रेखा में आता है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए एक्स अक्ष को छूता है। पिंड गतिशील है। ए समान त्वरण, बी समान वेग, सी बदलते हुए त्वरण, डी शून्य त्वरण। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए समान त्वरण। देखते हैं इसकी व्याख्या को एक बार। वेग समय ग्राफ की सरल रेखा समान त्वरण को दर्शाती है क्योंकि समान समयांतराल में समान वेग परिवर्तन होता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, एक मोटर जिसका द्रव्यमान 500 किलोग्राम है 15 मीटर प्रति सेकंड वेग से गतिशील है। ब्रेक लगाने के 5 सेकंड बाद उसकी गति 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। ब्रेक द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध बल का मान होगा। ए 10 न्यूटन, बी 1000 न्यूटन, सी 100 न्यूटन, डी 1 न्यूटन। तो इसका सही उत्तर देखें यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी 1000 न्यूटन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्नियर की अल्पतमांक की व्याख्या है। ए मुख्य पैमाने के एक खाने का मान गुणा यानी कि वर्नियर के कुल खानों की संख्या, बी वर्नियर की कुल खानों की संख्या और मुख्य पैमाने के एक खाने का मान अनुपात, सी मुख्य पैमाने के एक खाने का मान और वर्नियर के कुल खानों की संख्या का अनुपात, डी वर्नियर के कुल खानों की संख्या तथा वर्नियर और मुख्य दोनों पैमानों के कुल खानों की संख्या का अनुपात। तो यहाँ पूछ रहा है वर्नियर की अल्पतमांक की व्याख्या है, तो इसकी व्याख्या हो जाएगी सी मुख्य पैमाने के एक खाने का मान और वर्नियर के कुल खानों की संख्या का अनुपात। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह देखेंगे इसकी एक बार व्याख्या को हम। वर्नियर का अल्पतमांक है क्या हो जाएगा बराबर मुख्य पैमाने के एक खाने का मान बटे वर्नियर पैमाने के कुल खानों की संख्या। आगे देखेंगे अगले प्रश्न की तरफ। एक पिंड को ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंका गया है तथा वह 10 मीटर की एक ऊंचाई तक पहुंचता है।
यदि g बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो वह वेग ज्ञात कीजिए जिससे उस पिंड को ऊपर की ओर फेंका गया है। a 10 मीटर प्रति सेकंड, b 5 मीटर प्रति सेकंड, c 20 मीटर प्रति सेकंड, d 14 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा डी 14 मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न देखते हैं या व्याख्या देखेंगे सबसे पहले इसकी हम। गति के तीसरे समीकरण के अनुसार v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस माइनस 2gh। ऊपर फेंके गए पिंड के लिए g ऋणात्मक होता है, अतः v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh या u स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9.8 इंटू 10 बराबर 0, या इस u स्क्वायर देखें यहाँ पर तो हो जाएगा 196, u बराबर 14 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति से स्वतंत्र है वह है a घनत्व, b भार, c आयतन, d संहति। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर बताना है हमको कि किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति से स्वतंत्र है, तो हो जाएगा हमारा 156 डी संहति। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसकी व्याख्या को एक बार। किसी पिंड की संहति स्थान निरपेक्ष होता है, किसी भी स्थान पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि घनत्व, भार और आयतन परिवर्तनीय हैं। संहति को ही द्रव्यमान कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, किसका संवेग ज्यादा होगा? ए कार का, बी रेल इंजन का, सी दोनों का, डी निश्चित नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ पूछ रहा है, पढ़ते हैं दोबारा क्वेश्चन को हम। एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, किसका संवेग ज़्यादा होगा? तो यहाँ पर सही उत्तर बताना है हमको। हो जाएगा इसका सही उत्तर बी रेल इंजन का, क्योंकि रेल का इंजन अधिक वजन होगा और भारी होगा, क्योंकि इसका भार अधिक होगा, इस कारण इसका संवेग अधिक होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें होता है? ए अतिचालकता के अनुसंधान में, बी पनडुब्बियों के चलाने में, सी फास्ट मुक्त रेफ्रिजरेटरों में, डी रॉकेट प्रौद्योगिकी में। तो क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग निम्नलिखित में से होता है, तो वह इन 4 ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा डी रॉकेट प्रौद्योगिकी में क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग किया जाता है। और यह प्रश्न कहाँ पूछा? आरआरबी सिकंदराबाद जीसी परीक्षा 2001, आरआरबी कोलकाता जीसी ईसीआरसी मुख्य परीक्षा 2012 में पूछा हुआ है। आगे देखते हैं इसकी व्याख्या को एक बार। क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है। अति निम्न ताप पर भरे गए प्ररोधकों यानी कि ईंधनों का सहजता के साथ प्रयोग लेने वाले इंजनों को ही क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं। क्रायोजेनिक इंजन में प्रणोदक के रूप में द्रव हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का प्रयोग होता है, जो प्रक्षेपण ज्ञान
यानी कि रॉकेट को अधिक प्रक्षेपण यान यानी कि रॉकेट को अधिक शक्ति प्रदान करता है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न। साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है। ए कार्य में, बी शक्ति में, सी किलोवाट में, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है। तो सही उत्तर होगा हमारा सी किलोवाट में। अगला प्रश्न देखेंगे या इसकी व्याख्या देखेंगे। सबसे पहले हम कोई मशीन प्रति सेकंड जितना लाभदायक कार्य करती है उससे उसकी शक्ति या पावर कहते हैं और इसे एसआई मात्रक वाट में मापा जाता है। मशीन की क्षमता सामान्यतः किलोवाट में दिखाई जाती है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नांकित में से कौन सा श्रेणी या लीवर का श्रेणी एक फर्स्ट लीवर का उदाहरण है। ए प्लायर, बी सरौता, सी चिमटा, डी उपर्युक्त सभी, ई इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर देखें यदि तो हो जाएगा हमारा ए प्लायर। निम्नांकित में से कौन सा श्रेणी फर्स्ट लीवर का उदाहरण है, तो प्लायर हो जाएगा। देखेंगे इसकी व्याख्या को एक बार। प्लायर श्रेणी फर्स्ट का लीवर है क्योंकि इसका आलंब भार और आयास के बीच होता है। इस श्रेणी के उत्तोलकों में यांत्रिक लाभ एक से अधिक, एक से कम अथवा एक के बराबर भी हो सकता है, जैसे कैंची, हैंडपंप, पिलास आदि। आगे देखते हैं इसके अगले प्रश्न को। लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का नतीजा है। ए ऊर्जा का, बी मोमेंटम का, सी एंगुलर मोमेंटम, डी चार्ज, ई द्रव्यमान का। तो यहाँ पर सही उत्तर बताना है हमको कि लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का नतीजा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऊर्जा के। आगे देखेंगे इसकी व्याख्या को एक बार। लेंज के नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का परिणाम है। इसके अनुसार किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न होती है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, पार्श्व विकृत और अनुदैर्ध्य विकृत के अनुपात को कहते हैं। ए पाइसन अनुपात, बी आयनत प्रत्यास्था गुणांक, सी दृढ़ता गुणांक, डी यंग प्रत्यास्था गुणांक। तो यहाँ पर सही उत्तर देखना है हमको कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि पार्श्व विकृत और अनुदैर्ध्य विकृत के अनुपात को क्या कहा जाता है। तो इसके अनुपात को कहते हैं पाइसन अनुपात। अगला प्रश्न या इसकी व्याख्या पहले देखेंगे। सबसे पहले हम जब किसी लंबी छड़ को खींचा जाता है तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है किंतु व्यास घट जाता है। व्यास में परिवर्तन प्रारंभिक व्यास के अनुपात को पार्श्व विकृत या अनुप्रस्थ विकृत कहते हैं।
तथा लंबाई में वृद्धि और मूल लंबाई के अनुपात को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। इन दोनों विकृतियों के अनुपात में पाइसन अनुपात कहते हैं। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पॉजिटिव ड्राइव है? ए रोप ड्राइव, बी फ्लैट ड्राइव, सी वी बेल्ट ड्राइव, डी गियर ड्राइव। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पॉजिटिव ड्राइव है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी गियर ड्राइव। अगला प्रश्न देखते हैं या व्याख्या देखेंगे पहले। गियर ड्राइव पॉजिटिव यानी कि प्लस वी ड्राइव है, क्योंकि इसमें गियर दोनों के द्वारा एक दूसरे से फंसे होते हैं, जिससे इनके फिसलने अथवा मिस करने की संभावना नगण्य हो जाती है। जबकि अन्य ड्राइवरों में या अन्य ड्राइवों में गियर कट्स न होने के कारण फिसलने की संभावना अधिक है। आगे देखेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चिमटा यानी कि फायर टोंग्स किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? तो देखते हैं 5 ऑप्शन है इसमें। ए प्रथम प्रकार का, बी द्वितीय प्रकार का, सी तृतीय प्रकार का, डी प्रथम एवं द्वितीय प्रकार के उत्तोलकों के संयोजन का, ई इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर बताना है हमको कि चिमटा किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। तो चिमटा हमारा हो जाएगा तृतीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण। देखते हैं इसकी व्याख्या को एक बार। इस वर्ग के उत्तोलकों में आलम्ब F एक सिरे पर होता है तथा भार W और आलम्ब F के बीच में आयास E होता है। इसमें यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है, अतः विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक गेंद को क्षैतिज से किस कोण पर फेंकें कि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करे? ए 45 डिग्री सेल्सियस, बी 90 डिग्री, सी 30 डिग्री, डी 0 डिग्री। तो एक गेंद को क्षैतिज से किस कोण पर फेंकें कि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करे? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा ए 45 डिग्री पर फेंके तो वह अधिकतम दूरी तय करेगा। देखेंगे इसकी व्याख्या को एक बार। एक गेंद को क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर फेंकने पर वह अधिकतम दूरी परास तय करती है। किसी प्रक्षेप को क्षैतिज से किसी कोण पर फेंके जाने पर उसके द्वारा चली गई क्षैतिज दूरी यह परास है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस जगह जी का मान सर्वाधिक होता है? ए माउंट एवरेस्ट, बी कुतुब मीनार की चोटी पर, सी विषुवत रेखा पर, डी अंटार्कटिका में किसी स्थान पर। तो यहाँ पर सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा डी अंटार्कटिका में किसी स्थान पर निम्नलिखित यानी कि जी का मान सर्वाधिक होता है। देखेंगे इसके व्याख्या को एक बार। जी का मान सबसे अधिक ध्रुवों पर होता है। इसका न्यूनतम मान
विषुवत रेखा पर होता है। पृथ्वी के घूर्णन गति के बढ़ने का जी का मान तथा घूर्णन गति के घटने पर जी का मान अधिक हो जाता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों का उनके आविष्कारों से मिलान कीजिए। तो यहाँ पर हमको मिलान करना है, तो देखेंगे मिलान करके कि इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखते हैं, यहाँ इसको मिलाते हैं। जी मार्कोनी में हो जाएगा हमारा रेडियो की खोज की थी। टेलीविज़न की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा जे.एल. बेयर्ड। और एलेक्जेंडर ग्राहम बेल की बात करें तो टेलीफोन यानी कि ग्राहम बेल, सी हो जाएगा। रेडियो की बात करें, थॉमस रेडियो हो गया हमारा, जे.एल. बेयर्ड हो गया। ग्रामोफोन यानी कि ऑप्शन के अनुसार देखें कि जी मार्कोनी रेडियो यानी कि ए का 2 हो जाएगा। बी में 3 जे.एल. बेयर्ड टेलीविज़न से संबंधित होगा तो हमारा 3 आ जाएगा। सी में देखें अगर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल तो यहाँ पर 4 होना चाहिए यानी कि टेलीफोन। तो इस प्रकार हमारा सही उत्तर निकल कर आ जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, या व्याख्या देखेंगे एक बार इसकी हम। जी मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था, जे.एल. बेयर्ड ने टेलीविज़न का, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीविज़न या टेलीफोन का एवं थॉमस अल्वा एडिसन ने ग्रामोफोन का आविष्कार किया था। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वायरलेस का आविष्कार किसने किया? ए. मार्कोनी ने, बी. चार्ल्स कैटरिंग ने, सी. जॉर्ज कैले ने, डी. जे नोबे ग्रामे ने। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वायरलेस का आविष्कार किसने किया था, तो सही उत्तर हो जाएगा ए. मार्कोनी ने, यानी कि मार्कोनी ने क्या रेडियो का आविष्कार किया, यह वायरलेस है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे इसकी व्याख्या को एक बार। इटली के वैज्ञानिक मार्कोनी को वायरलेस टेलीग्राफी के विकास में किए गए उनके योगदान हेतु 1909 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यदि हिमालय पर जाते हैं तो हम श्वास रहित महसूस करते हैं क्योंकि ए. पहाड़ों पर वायु का घनत्व कम है इसलिए ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, बी. पहाड़ों पर वायु का घनत्व उच्च है इसलिए ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, सी. इसमें से कोई नहीं, डी. वहाँ बहुत ठंड है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि हम हिमालय पर जाते हैं तो हम श्वास रहित महसूस करते हैं, यानी कि सांस लेने में दिक्कत आती है। तो इसका महत्वपूर्ण कारण जो है तो हो जाएगा हमारा ए. पहाड़ों पर वायु का घनत्व कम है इसलिए ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न से पहले हम इसकी व्याख्या को देखेंगे एक बार। पहाड़ों पर वायु का घनत्व बहुत कम होता है और वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी कम होती है इसलिए हिमालय पर जाने पर मनुष्य श्वास रहित महसूस करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी? ए.
10 मिनट, बी 20 मिनट, सी आधा घंटा, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी इनमें से कोई नहीं। देखते हैं इसके सॉल्यूशन को या व्याख्या को एक बार। ध्वनि का संचारण वायु के माध्यम से होता है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में निर्वात है, अतः चंद्रमा पर होने वाले किसी भी विस्फोट की आवाज़ पृथ्वी पर नहीं सुनाई देगी। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हिमपात होता है जब ए पानी की बूंदें जमीन पर गिरकर जम जाती हैं, बी हवा में उपस्थिति अपवर्ती सूखा वर्षा की बूंदों का वहन करता है, सी हवा का ओस बिंदु हिमांक से कम हो, डी हवा अत्यधिक आर्द्र हो और संवहन चक्र द्वारा ऊपर ले जाया जाता हो। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है प्रश्न, हिमपात होता है जब, तो इसका सही उत्तर बताना है हमको। तो हो जाएगा हमारा इसका सही उत्तर देखें तो सी हवा का ओस बिंदु हिमांक से कम हो। देखेंगे इसकी व्याख्या को एक बार। जब वायु का तापक्रम घटकर हिमांक से कम हो जाता है तब वायु में उपस्थित आर्द्रता हिम में बदल जाती है और हिमपात होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस प्रकार के रेल इंजन की दक्षता सर्वाधिक होती है, ए पेट्रोल, बी डीजल, सी विद्युत, डी भाप। तो यहाँ पर सही उत्तर बताना है हमको कि किस प्रकार के रेल इंजन की दक्षता सर्वाधिक होती है। तो रेल इंजन की सर्वाधिक दक्षता हो जाएगी सी विद्युत इंजन में, या इलेक्ट्रिक इंजन जो होते हैं रेल के डिब्बे, उसमें जो इंजन इलेक्ट्रिक का लगा होता है वह बहुत ही पावरफुल होता है, यानी कि सर्वाधिक दक्षता होती है। देखेंगे इसकी व्याख्या को एक बार। विद्युत रेल इंजन की दक्षता सर्वाधिक होती है। रेल इंजनों की दक्षता घटते क्रम में निम्नवत है। सबसे पहले हमारा आ जाएगा विद्युत इंजन, फिर आ जाएगा पेट्रोल इंजन, फिर होगा डीजल इंजन और फिर उसके बाद में भाप इंजन आएगा। और भारत में सबसे पहले ट्रेनें किस अनुसार चली थी? सबसे पहले भाप का इंजन बना था, उसके बाद में डीजल इंजन आया और उसके बाद में पेट्रोल इंजन। तो काफ़ी खर्चीला होता है लेकिन मात्रा में पेट्रोल इंजन, और फिर उसके बाद में अब इस समय ज़्यादा से ज़्यादा विद्युत इंजन का प्रयोग किया जा रहा है। कुछ ही शायद शेष बचा हो कहीं कहीं पर जो डीजल इंजन से रेलगाड़ियां चल रही हों, बाकी पूरे भारत में विद्युत इंजन सभी जगह पर उपस्थित हो गए हैं। आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। बहुत छोटे समय को मापने के लिए किस घड़ी का प्रयोग किया जाता है? ए क्रिस्टल घड़ी, बी आणविक घड़ी, सी क्वार्ट्ज घड़ी, डी कमानी घड़ी। तो यहाँ पर बहुत छोटे समय को मापने के लिए जिस घड़ी का प्रयोग किया जाता है वह घड़ी हो जाएगी हमारी आणविक घड़ी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा, समुद्री पानी में जहाज नदी के पानी की अपेक्षा आसानी से तैरता है, क्यों? ए समुद्र का पानी भारी होता है, बी समुद्र का पानी जहाज पर ऊपर की ओर बल लगाता है, सी समुद्र का पानी खारा होता है, डी समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होता है।
तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका उत्तर हमको बताना है। बताएं इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा उत्तर सही होगा। तो यहाँ पर यह देखें हम समुद्री पानी में जहाज नदी के पानी की अपेक्षा आसानी से तैरता है। उसका कारण है कि समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होता है। जो हमारे यहाँ आसपास पानी होता है उसके पानी से समुद्र का पानी बहुत ही अधिक घनत्व होता है। इस कारण समुद्र में पानी का जहाज आसानी से तैरता रहता है। आगे देखते हैं इसकी व्याख्या को एक बार। समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है, जिसके कारण जहाज पर अधिक उत्प्लावन बल लगता है। यह बल वस्तुओं द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है, जिसे उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। और यह यदि समझ में ना आए तो आप एक अपने घर में भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 गिलास लेना, यहाँ पर 1 गिलास में नॉर्मल पानी भर देना और दूसरे गिलास में नॉर्मल पानी भर के 1 या 2 चम्मच नमक डाल देना। उसके बाद में आप इन दोनों में 1-1 चम्मच या एक में 2 चम्मच नमक का घोल डाल देना और दूसरे में कुछ नहीं डालना है। और उसके बाद में कोई भी 2 वस्तुएं उठाकर दोनों को डालना, जो वस्तुएं पानी में डूब जाती हैं। फिर देखना कि आपको पता चल जाएगी कि इसमें वही वस्तु देरी से डूबेगी और इसमें वही वस्तु तेजी से डूब जाएगी। इसी प्रकार समुद्र के पानी और नदी के पानी में या तालाब के पानी में अंतर होता है। समुद्र का पानी का घनत्व अधिक हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, घर के बिजली का बिल किसके आधार पर आता है। ए वोल्टेज के आधार पर, बी एम्पियर के आधार पर, सी वाट, डी बिजली रहने की अवधि के आधार पर। तो यहाँ पर सही उत्तर बताना है हमको कि घर आप या हमारे घर में सभी के घर में जो बिजली आती है, घर के बिजली का बिल किसके आधार पर आता है। तो यह बताना है इसका सही उत्तर हमको कि यह किसके आधार पर आएगा, सी वाट पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यह देखेंगे इसकी एक व्याख्या को हम। बिजली का बिल किलोवाट घंटा की इकाई के आधार पर लिया जाता है, जिसे यूनिट भी कहते हैं। यानी कि जितनी बिजली की खपत हम करते हैं, जो भी उपकरण हम चलाते हैं, खपत करने में जो उपकरण चलाएंगे तो बिजली की खपत होगी और जो बिजली की खपत होगी उसको हम यूनिट में मापते हैं। यूनिट में मापते हैं, उसी यूनिट का काउंट करके बिल लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि रबर की एक डोरी की लंबाई में वृद्धि दूनी कर दी जाए तो विकृति कितनी हो जाएगी। ए चौगुनी होगी, बी दोगुनी होगी, सी तिगुनी होगी, डी अपरिवर्तित रहेगी। तो आप यहाँ पर ध्यान दें कि यदि रबर की एक डोरी की लंबाई में वृद्धि दूनी कर दी जाए तो विकृति होगी, कितनी हो जाएगी, बी दोगुनी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, या इसका सल्यूशन है, लंबाई में होने वाली वृद्धि और प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को विकृत कहते हैं। अतः लंबाई में होने वाली वृद्धि दूनी होने पर विकृति दूनी होगी। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। धूप में उपयोग होने वाले छाते के रंग होने चाहिए। ए काला, बी ऊपर सफ़ेद और भीतर की ओर काला, सी
ऊपर काला और भीतर की ओर सफ़ेद। डी, इंद्रधनुष के सभी 7 रंगों की छपाई उस पर होनी चाहिए। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि धूप में उपयोग होने वाले छाते के रंग होने चाहिए। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी, ऊपर सफ़ेद और भीतर काला होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम कोई भी छाता लगाते हैं, आप इस प्रकार जब कोई छाता लगाते हैं तो यहाँ पर सूर्य से जो रोशनी आएगी, जब ऊपर हमारा सफ़ेद रंग होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश एक तरफ से आएगा और दूसरी तरफ चला जाएगा, एक तरफ से आएगा दूसरी तरफ चला जाएगा। तो प्रकाश का परावर्तन यहाँ पर हो जाएगा और अंदर की तरफ काला लगा होना चाहिए ताकि धूप क्रॉस ना कर सके। और ज़्यादा से ज़्यादा जब यहाँ पर धूप हमारी परावर्तित हो जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा किरणें परावर्तित होने के कारण हम छाता जब लगाएंगे तो हमें छाते के अंदर गर्मी कम महसूस होगी। तो इस कारण हम ऊपर सफ़ेद और भीतर काला प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ देखेंगे। इसकी व्याख्या को एक बार हम। धूप में उपयोग होने वाले छाते का रंग ऊपर सफ़ेद तथा भीतर की ओर काला होना चाहिए, जिससे मनुष्य को धूप का प्रभाव कम से कम हो। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, मैदान की अपेक्षा रेगिस्तान की रात अधिक ठंडी होती है क्योंकि वहाँ ए, वायुमंडल में धूलकण नहीं होते हैं। बी, बालू जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी ही जल्दी ठंडी भी होती है। सी, पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं। डी, रात में वर्षा होती है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैदान की अपेक्षा रेगिस्तान की रात अधिक ठंडी होती है क्योंकि वहाँ पर बालू जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी ही जल्दी ठंडी भी होती है और रेगिस्तान में अधिकतः बालू पाई जाती है और पेड़ पौधों की मात्रा कम पाई जाती है और पानी की कमी के कारण यह रेगिस्तान बन जाता है। तो बालू जितनी जल्दी गर्म होती है और उतनी ही जल्दी ठंडी भी। इसका सही उत्तर हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे इसके सॉल्यूशन को। रेगिस्तान की बालू जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी ही जल्दी ठंडी होती है, इसलिए रेगिस्तान दिन में अत्यधिक गर्म और रात में अत्यधिक ठंड होती है। जिस प्रकार हमारा बुध वायुमंडल का बुध ग्रह सर्वाधिक ठंडा और सर्वाधिक गर्म, दिन में यह सर्वाधिक गर्म होता है और रात में यह सर्वाधिक ठंडा, तो इसे सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह भी कहा जाता है। आगे देखेंगे हम अगले प्रश्न को। आजकल पेट्रोल में सीसा नहीं मिलाया जाता है, यह इसलिए है कि सीसा रहित पेट्रोल सस्ता होता है। बी, सीसा रहित पेट्रोल प्रदूषण नहीं फैलाता। सी, सीसा रहित पेट्रोल दहनशील होता है। डी, सीसा रहित पेट्रोल स्पीड बढ़ाता है। तो इसका सही उत्तर देखें अगर हम कि आजकल पेट्रोल में सीसा नहीं मिलाया जाता है, यह इसलिए है कि सीसा रहित पेट्रोल प्रदूषण नहीं फैलाता। तो देखते हैं इसके हम एक बार व्याख्या को। पेट्रोल में उपस्थित सीसा वायु से मिलकर लेड ऑक्साइड बनाता है जो जहरीला प्रदूषण है। सीसा रहित पेट्रोल होने से यह प्रदूषण नहीं फैलाता है। तो यहाँ पर आज के हमने 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है जो पिछले एग्ज़ाम में पूछे हुए सभी प्रश्न हैं। तो आप सभी लोगों ने एक बार सेशन को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस क्लास को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें, क्योंकि आप शेयर नहीं करते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं और वीडियो पर लाइक भी नहीं देते हैं और कमेंट तो बिल्कुल आप लोगों का नज़र ही नहीं आता है।
तो आपको यह क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी तो आप अच्छा कमेंट करिए, अगर नहीं अच्छी लगी तो आप तब भी हमको कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि आपको यह क्लास कैसी लगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कैसी लगी, बिल्कुल हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो मिलते हैं फिर अगले पार्ट में, पार्ट नंबर 6 में, कल इसी समय। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।